दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और रूस के लड़ाई के बारे में। यूक्रेन और रूस में जो लड़ाई है वो पिछले लगभग 11 महीने से ज़्यादा चल रही है, मगर रूस और यूक्रेन के बीच कोई भी किसी भी तरह का कोई लड़ाई ख़त्म होने की कोई संभावना नज़र नहीं आती है। इकोनॉमिस्ट, लंदन की इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने एक सर्वे कराया था 1 साल पहले, जिसमें ये बताया गया कि 55% लोग ये मानते हैं कि रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो 2024 में ही ख़त्म हो पाएगी, और 2 से 19% लोगों का मानना है कि ये 2023 में भी ख़त्म हो सकती है। इसका सीधा सीधा एक बड़ा कारण है, वो ये कि 3 नवंबर 2024 को अमेरिका में नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, और यूरोप के लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि बाइडेन और ब्लिंकन की जोड़ी जब तक सत्ता में रहेगी तब तक ये लड़ाई कभी भी बंद नहीं होगी, क्योंकि 40 साल से बाइडेन दुनिया भर में लड़ाई के पक्षधर रहे हैं। बाइडेन जब तक राष्ट्रपति रहेंगे तब तक लड़ाई खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है। आज लोग इंसानियत की बात कर रहे हैं। जब अमेरिका और उसके साथी इराक और सीरिया पर हमला कर रहे थे, उस वक्त उसको लिबरेशन कह रहे थे, यानी आज़ादी का नाम दे रहे थे। तो आज जब रूस हमले कर रहा है तो उसको इन्वेजन या आक्रमण क्यों कहा जा रहा है? ये दोहरा मापदंड क्यों है? क्या इराक के इंसान नहीं थे जिसका खून बहा दिया गया? और क्या सिर्फ दुनिया में सफ़ेद लोगों की ज़िंदगी ही मैटर करती है, बाकी जो लोग हैं दुनिया में उनकी ज़िंदगी मैटर नहीं करती? अगर हम इस पूरे यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस का जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि जिसे हम इस वक्त यूक्रेन कह रहे हैं, हिस्ट्री में उसे केविन रूस के नाम से जाना जाता था। यहाँ के लोग सेल्विक कहलाते थे। 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, उसके बाद 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें बेलारूस, यूनाइटेड किंगडम, कजाकिस्तान और अमेरिका आदि देश शामिल हुए। ये एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसमें यह गारंटी दी गई कि रूस को किसी भी तरह का खतरा पश्चिमी देशों से नहीं होगा। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया, यानी सोवियत रूस खत्म हो गया। तब उसके बाद नेटो की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। नेटो की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत उस वक्त नहीं रह गई थी, लेकिन फिर भी इसकी ज़रूरत को बनाए रखा गया। अब सवाल ये था कि जब यूएसएसआर ख़त्म हो गया तो फिर नेटो यानी नॉर्दर्न ट्रीटी अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों रह गई? ये एक सैन्य संगठन है जो पश्चिमी देशों का है, और फिर नेटो की सदस्यता उन देशों को भी धीरे धीरे दी जाने लगी जो देश पहले यूएसएसआर का हिस्सा थे। तो इस बात से रशिया पूरी तरह बौखला गया कि पश्चिमी देश जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उस पर वो इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहे हैं, उसको लागू भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके अगेंस्ट जाकर, वो उसके खिलाफ जाकर रूस को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही पहले भी इतिहास में पश्चिम के देशों ने जॉर्जिया को, जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा था, रूस के खिलाफ उकसाया और नेटो की सदस्यता देने की बात जॉर्जिया से कही, और बाद में जाकर जब जॉर्जिया ने उनकी बातों में आकर, यानी पश्चिमी देशों की बातों में आकर रूस के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, तो रूस ने वहां जाकर वो तबाही मचाई है जो अपने आप में इतिहास है। तो इस तरह का जो उकसावे का काम है वो पश्चिमी देश पहले भी करते रहे हैं। तब भी आज की तरह नेटो और पश्चिमी देशों ने उनकी कोई मदद नहीं की और सिर्फ बाहर से तमाशा देखते रहे। उसी तरह चेचेनिया में जो भीषण नरसंहार हुए, वो भी इसी तरह की एक मिसाल है। पश्चिमी देश हमेशा ऐसा करते हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। वो उकसा तो देते हैं बट साथ नहीं देते, यानी उनका एक ही मकसद होता है, राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से अपना फ़ायदा उठाना। और जो उनके यहाँ अरबों खरबों डॉलर की इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है जो हथियार बनाती है, उन कंपनियों के हथियारों को बेचना, ये असल उनका मकसद होता है। 2013 में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के प्रेसिडेंट चुने गए। उन्होंने पश्चिमी देशों के यूरो ट्रेड डील को अस्वीकार कर दिया और उसके जगह $15 बिलियन बेल आउट पैकेज जो कि रशिया की तरफ से था उसको मंजूरी दे दी। यूक्रेन की जनता ने उसको नामंजूर कर दिया और उसकी मुखालफत में सड़कों पर आ गए, और पश्चिमी देशों ने फिर उसका पूर्ण रूप से समर्थन कर दिया। इस तरह सरकार को टॉपल कर दिया गया, सरकार को ख़त्म कर दिया गया, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर को रशिया में जाकर पनाह लेनी पड़ी। 2014 में क्रीमिया में रेफरेंडम के बाद
एक मिंक एग्रीमेंट किया गया। मिंक एग्रीमेंट में ये बात कही गई कि रशिया को किसी भी तरह से पश्चिमी देशों से कोई खतरा नहीं होगा, इस बात की गारंटी जो है वो पश्चिमी देश उसको देंगे। अब उसके बाद से लेकर अब तक कई साल गुजर गए हैं, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उसको लागू नहीं किया जा सका। और इसी दरमियान में आप ये देखेंगे कि पश्चिमी देश यूक्रेन को $1 मिलियन का हथियार मदद के तौर पर दे चुके हैं। अब जब रशिया इन सारी चीज़ों को देख रहा था तो उसे लग रहा था कि पश्चिमी देश उसके खिलाफ सारी कार्रवाई कर रहे हैं यूक्रेन को मजबूत करके। इसी दरमियान में नेटो ने इस बात को अनाउंस भी कर दिया कि हम यूक्रेन को अपनी सदस्यता देंगे। तो इन सारे सिचुएशन में रशिया ने यह देखा कि ये सारी कार्रवाई तो उसके देश के खिलाफ हो रही है, तो वो बौखला उठा और फिर जो कुछ भी किया वो हमारे सामने है। नतीजा यही होना था जो हुआ। सवाल ये था कि यूक्रेन को इस फैसले को करने से पहले सोचना चाहिए था कि इसका नतीजा क्या होगा। आखिर बर्बादी किसकी हुई, देश किसका तबाह हुआ। सारे पश्चिमी देश अपनी जगह तो खुश हैं, उनका कोई मसला नहीं, कोई मामला नहीं है, लेकिन तबाह पूरी तरह से यूक्रेन हो गया। नेटो ने यह बात भी साफ तौर पर कही है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम उनकी सीधे तौर पर कोई मदद नहीं कर सकते। यूरोप इस वक्त लगभग 45% गैस रशिया से लेता है। रशिया अगर कोई एक्शन ले तो यूरोपीय देशों में हाहाकार की स्थिति पैदा हो सकती है। और ख़ास तौर से अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, रशिया जब गैस के सप्लाई को रोकेगा तो वहाँ लोग ठंड से मर जाएंगे। कुल मिलाकर पूरा मामला जो है वो आपका रशियन इंपीरियलिज्म यानी रशियन साम्राज्यवाद और पश्चिमी इंपीरियलिज्म यानी पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ है, जिसमें रशिया अपनी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। लगता है दुनिया फिर से यूनिपोलर होने वाली है और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो चुकी है। उधर नेटो तथा 50 देशों के रक्षा विशेषज्ञों ने जर्मनी के रैमस्टेन अमेरिकन एयरबेस में यूक्रेन में लड़ाई का सामान देने के लिए बैठक में भाग लिया। बैठक में भाग लेते हुए अमेरिकन जनरल ने कहा कि इस साल रूस को यूक्रेन से निकालना बेहद कठिन है। यानी वो लोग भी इस बात को मानते हैं कि इस वक्त रशिया को यूक्रेन से किसी भी तरह निकाला नहीं जा सकता। अमेरिकन और यूरोप को इतिहास याद रखना होगा कि यूक्रेन के लोग अफगानी नहीं हैं जो लड़कर रूस को तोड़ देंगे, बल्कि इस लड़ाई से अमेरिका और इजराइल की दुनिया छोटी हो जाएगी।